दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा आगरा के सिकंदरा थाना के अंतर्गत लगने वाले दहतूरा की रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी साल 2010 में रूबी नाम की एक महिला से होती है। रूबी शर्मा दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। आगे जब वक्त बढ़ता है तो इनके इनके परिवार में इनकी फैमिली भी बढ़ जाती है, जिसमें इन्हें दो बेटियां होती हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा जाता है। रूबी इटावा की रहने वाली थी तो इसलिए ये लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि आगरा के सिकंदरा थाना के अंतर्गत रेणुका धाम कॉलोनी में ही रहने लगते हैं, जहाँ से इटावा नज़दीक पड़ता है। तो गाहे बगाहे रूबी अपने मायके भी चली जाया करती थी। दिन अच्छे से गुजर रहे होते हैं और वक्त पंख लगाकर उड़ता रहता है। इसी बीच कुछ एक ऐसी घटना घट जाती है जो कि इस समय आगरा में और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सनसनी बन चुकी है। तो क्या थी वो सच्ची घटना, उसके बारे में पड़ताल करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका चैनल सच्ची घटना पर। फैमिली की बात की जाए तो सुरेंद्र कुमार शर्मा की फैमिली में उनके पिता राधेश्याम शर्मा, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, रिटायर्ड थे और उनकी बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब परिवार में सुरेंद्र कुमार शर्मा की माता यानी कमला देवी और उनके दो बच्चे रिद्धि और सिद्धि, साथ में उनकी पत्नी रूबी शर्मा साथ रहा करते थे। पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी खराबी बात ये थी कि सुरेंद्र अब कुछ काम नहीं करता था, जबकि बड़ा भाई पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था और वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर यानी कि भरतपुर जिला में रहता था। बड़े भाई अनिल शर्मा ने कुछ समय पहले ये बताया कि रूबी और सुरेंद्र के बीच में अनबन रहा करती थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता था, आए दिन विवाद और मारपीट की स्थिति बनी रहती थी, जिससे घर का वातावरण कभी भी शांत और अच्छा नहीं रहा। इसी बीच 18 मई की सुबह 9-10 बजे के आसपास रूबी का उनके पास फ़ोन आया और वो ये कह रही थी कि घर में कुछ पुलिस का केस बन गया है, तो इसलिए आप घर से बच्चों को और माताजी को लेकर यहाँ से चले जाइए। जैसे ही अनिल ने, जो कि उसके जेठ लगते थे, इस बात को सुना, वो अपने घर भरतपुर से निकलते हैं और आगरा के सिकंदरा थाना की इसी रेणुका धाम कॉलोनी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दुकान पर पहले से ही माँ और दो बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। रूबी ने उन्हें अपने घर नहीं लेकर जाती है और उनसे ये कहती है कि आप इन दोनों को लेकर और माताजी को लेकर यहाँ से चले जाइए, कुछ समय में मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर उसने उन तीनों लोगों को अपने जेठ के घर भेज दिया। जेठ भी उन्हें लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही रूबी ने ये कहा कि वो भी अब उनके पास ही आना चाहती है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है। साथ साथ रूबी ने ये भी कहा कि सुरेंद्र जबरदस्ती ताला खुलवाकर पैसे लेकर और लड़ाई करके चले गए हैं। 5,000 रुपए उन्होंने यहाँ से चोरी किए हैं या फिर मुझसे छीन लिए हैं और वो उसे लेकर यहाँ से बाहर चले गए हैं। मुझे भी अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं भी अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। तो इसलिए आप आ जाइए और मुझे भी लिवाकर यहाँ से ले चलिए। जब अनिल ने ये पूछा कि सुरेंद्र आखिर गए कहाँ हैं और तुम्हें कुछ बताया है या फिर नहीं, तब रूबी ने ये बताया कि 2-3 दिन में उन्होंने ये कहा है कि वो बताएंगे कि वो कहाँ पर हैं, और अगर ज़्यादा फ़ोन करोगी तो मैं अपना नंबर स्विच ऑफ कर लूँगा। इस तरह से कहकर रूबी ने बात को टाल दिया। इसके बाद अनिल ने कहा कि 19 मई की शाम को रूबी ने उन्हें फिर से कॉल किया और कहा कि मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, तो मुझे अपने बच्चों के पास मिलना है, उनके पास जाना है। ऐसा कहने के बाद अनिल 19 मई को फिर से आगरा पहुंचते हैं और अपनी रिश्ते की बहू को यानी कि रूबी को लेकर वहां से आगरा से निकलकर भरतपुर पहुंच जाते हैं। अब कुछ समय तक वहां पर साथ रहने के बाद 7-8 दिन गुजर जाते हैं और चीज़ें जो थी अब नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर पति सुरेंद्र शर्मा का अब तक कुछ पता नहीं चल सका था कि आखिर वो गया कहाँ, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है और वो कब तक आएगा, कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही थी। और इधर को 7-8 दिनों तक पता करने के बाद 26 तारीख को यानी कि 26 मई को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट अनिल शर्मा ने अपने स्तर से एक एफआईआर लॉन्च करवा दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस भी अपने स्तर से कार्रवाई करने लगती है और लोकल स्तर पर ढूंढना शुरू कर देती है। जब उसने बार बार रूबी से पूछा और घर वालों से पूछा, तो रूबी हमेशा ही घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी गुमराह करती रही। जब भी पुलिस उससे कुछ पूछने आती थी तो वो रोने लगती थी और इस तरीके से पेश आती थी जैसे उसे कुछ जानकारी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा घबराहट होने के कारण और बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण पुलिस भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाती थी। इधर अब पुलिस के साथ वो पति की खोजबीन भी कर रही होती है, तो इसलिए भी बीच-बीच में पुलिस को ऐसा लगता था कि ये महिला खुद परेशान है, इसने कुछ नहीं किया है, और बीच-बीच में वो रोने भी लगती थी। तो पुलिस उसके प्रति कभी इतनी सख्ती से पेश नहीं आ पाई। इधर बीच हुआ यूँ कि इसी शुक्रवार को जब उसका जो जेठ था अनिल शर्मा, वो रूबी से पूछता है कि रोने से परेशानी दूर नहीं होगी और अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो।
और अगर तुम फँस रही हो, कोई ऐसी समस्या है जो तुमने जानकारी है और तुमने कुछ किया है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। रूबी जब इस तरीके से बात को सुनती है, तो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा भावना में आकर उसने कत्ल की उस खौफ़नाक वारदात को बयाँ कर दिया, जिसे सुनकर अनिल के भी होश उड़ जाते हैं। रूबी ने ये कहा, दरअसल हुआ यूँ कि मेरे जो पति हैं वो शराब पीते थे और उन्होंने घर में ही फांसी लगा ली। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि पुलिस का केस ना बन जाए और मैं ही फँस ना जाऊँ, इसलिए मैंने सुरेंद्र की जो लाश थी उसे ले जा कर के बाथरूम में ही गड्ढा खुदवा कर दफन कर दिया है। फिर इसके बाद शुक्रवार को दोपहर में करीब 12 बजे जेठ घर पहुंचता है और उसने पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस को मौके पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर बाथरूम में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल 5 मजदूरों को बुलवाया और आप देख सकते हैं कि मजदूरों ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 1 से आधे घंटे तक खुदाई की और खुदाई करने के बाद पुलिस को उसी बाथरूम में एक नरकंकाल मिलता है और लाश तो पूरी गल चुकी थी, डिकम्पोज़ हो चुकी थी और उसके बाद शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। उसके बाद पुलिस ने शनिवार को तत्काल इस चीज़ को उठा कर के फॉरेंसिक में भेजा, जहाँ पर ये पुष्टि हो जाती है कि दरअसल ये जो लाश है वो इसी व्यक्ति सुरेंद्र कुमार शर्मा की है, जिसकी उम्र करीब 44 साल थी और जिसे वो महिला ये कह रही थी कि वो कहीं चले गए हैं और कभी ये कहा कि उसके जो पति हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, तो इसलिए मैंने उनकी बॉडी को गड्ढे में दफन कर दिया। जबकि जब असल पूछताछ होती है, असल तफ्तीश होती है, तब वो महिला बहुत ज़्यादा डरते हुए उस खौफनाक दास्तान को बयां करती है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल उसने ये बताया कि पति जो थे वो शराब पीते थे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। उसका उसका व्यवहार जो था उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं था। आए दिन घर में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती थी और घर में शांति का वातावरण नहीं था। बच्चों पर भी बहुत खराब असर पड़ रहा था। इसी बीच 18 मई 2026 को भी वो इसी तरीके के काम को करने के लिए आए थे और उसके साथ उसी तरीके की वारदात की थी। तो 17 मई 2026 को 18 से अधिक नींद की गोलियां मिलाकर के उसने अपने पति को खीर बना करके उसी में खिलाने के बाद उनकी जो थी बहुत ज़्यादा बेसुधगी हो जाती है। जब देखती है महिला कि ये पति बहुत ज़्यादा बेसुध हो चुके हैं, तो उसने आओ देखा न ताव अपने ही पति का दम घोट कर उनकी जान ले ली। दोस्तों, जब 17 मई की रात को रूबी ने अपने पति को खाने में 17-18 नींद की गोलियां मिलाकर, यानी कि खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी और उसके बाद उसका जो पति था गुजर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसने अपने पति को वहां से घसीटा और घसीट कर बाथरूम में लेकर के आती है और बाथरूम में ला करके उसने अपने पति को एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा कर उसी गड्ढे में दफन कर दिया और वो वहाँ से अपने जेठ के पास चली गई। लेकिन 7-8 दिन बाद वो फिर लौटी और लौटने के बाद उसने अपने घर में मिस्त्री मजदूर बुलवाए और वहाँ पर बाकायदा फर्श को पक्का बनवा दिया और पक्का बनवाने के बाद वो उसके ऊपर टाइल्स भी बिछवा देती है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके और सब कुछ नॉर्मल दिखे। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसी टाइल्स लगे हुए उसी बाथरूम में जहाँ पर उसका पति दफन था, वो उसी पर बैठकर नहाती थी, वॉशरूम जाती थी और सभी क्रियाक्रम को अपने वहीं पर उसी बाथरूम में ही कर रही होती है। बहरहाल जब 27 जून को उसके जेठ को शक होता है तो वो पहली बार अपनी माँ को लेकर के जाता है और उनकी माँ को पेंशन मिलती थी, तो वो पेंशन निकलवाने के लिए जब जाता है, जाकर के खाते में चेक करवाता है तो पता चलता है कि पेंशन तो पहले से ही विथड्रॉ हो चुकी है। और उसमें भी ये पता चला कि हर महीने जो 32-33 हज़ार रुपए मिलते थे, तो उसमें से 10 हज़ार रुपए तो सुरेंद्र शर्मा ही ले लेता था और वो 10 हज़ार रुपए भी लेकर के वो दारू शराब करना और गलत गलत हरकतें करना, ये सब चीज़ें करता था। तो इस बार 27 जून की रिकॉर्ड में भी ये बात आती है कि उसने पैसे तो पहले से ही विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद जब जब जेठ अनिल शर्मा ने थोड़ा सा भावनात्मक पहलू दिखाया और अपनी भाइयों रूबी शर्मा से पूछा, तो रूबी शर्मा भावुक हो जाती है और सारे घटनाक्रम को बता देती है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और जब पुलिस ने पूछा तो उसने ये बताया कि दरअसल 18 मई को उनके पति जो थे वो बेड पर मृत मिले थे, क्योंकि उनकी फांसी लगाने के कारण मौत हो गई थी। लेकिन जब असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और जांच पड़ताल होती और महिला का जो बयान था, जो उसने अपना गुनाह कबूल किया, उसने साफ साफ बताया कि दरअसल उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, कलह कलेश होता था और उसके पति का रवैया उसके प्रति अच्छा नहीं था। तो इसलिए उसने अपने पति को खीर में 18 से ज़्यादा नींद की गोलियां डाल करके दे दी और उसके बाद उसे खाने के कारण ही उसकी मौत हो जाती है। पता तो ये भी चलता है कि दरअसल ये जो सुरेंद्र कुमार शर्मा नाम का व्यक्ति था, ये कुछ करता नहीं था, बेरोजगार था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, शराब पीता था और जब तक वो नींद की गोली नहीं खा लेता था तब तक उसे नींद भी नहीं आती थी।
कुछ इस तरीके का घर में बहुत ही टॉक्सिक वातावरण हो चुका था, जो कि किसी भी फैमिली के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। घर में 26 तारीख को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज की जाती है, तो ये पता चला कि पत्नी ने ही उनकी हत्या की थी। उसके बाद पुलिस भी उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है, और जब इस तरीके से उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो पुलिस ने आगे की कार्यवाही करते हुए महिला के ऊपर हत्या करने का जो आरोप था वो दर्ज किया, और उसके बाद उन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है। अब देखना ये है कि आगे न्यायालय से क्या अपडेट आती है, न्यायालय इन्हें क्या सज़ा देती है, और आगे उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। फिलहाल दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना घटी है, कहीं न कहीं वो महिला पीड़ित थी, न कि दोषी। अगर उस व्यक्ति ने कुछ काम किया होता, अगर वो बेरोज़गार ना होता और वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट ना करता, घर के वातावरण को खराब ना करता, तो शायद उस पत्नी को कभी इस तरीके का एक खतरनाक और कठोर स्टेप लेने के लिए विवश ना होना पड़ता। हालाँकि हत्या करना किसी भी तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक जो वातावरण बन गया था घर का, उसमें किसी न किसी की जान जानी तय थी। अब चूँकि कहते हैं कि साल 2010 में शादी हुई थी और साल 2026 का इस समय मिड चल रहा है, तो काफ़ी समय तक ये जो वातावरण था बहुत ही कलह-कलेशपूर्ण वाला वातावरण था, और किसी न किसी तरीके से इस समस्या का अंत होना ही था। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। ना ही इस तरीके की वारदात को हम जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, या फिर उस महिला रूबी शर्मा ने जो कुछ किया, हम उसे किसी भी प्रकार से सही ठहरा रहे हैं। बल्कि हम आपको ये वीडियो बताकर, ये सूचना देकर, ये जानकारी देकर आपको अलर्ट करना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि अपने घर के वातावरण को, अपने आस-पास की चीज़ों के साथ-साथ अपने खुद के भी व्यवहार पर काबू रखने की ज़रूरत है। एक तो उसकी गलती थी कि वो शराब पीता था, दूसरी बात ये थी कि वो अपनी ही पत्नी से मारपीट कर रहा था, और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि घर में 4 पैसे नहीं थे। तो आखिर एक महिला कब तक उन चीज़ों को बर्दाश्त करती? आखिर हर किसी के आत्मसम्मान, इज़्ज़त और अस्मिता का प्रश्न उठता है। कोई कितने समय तक ज़ुल्म को सहन कर सकता है? उसकी बानगी अगर आप देखेंगे, तो शायद ये रूबी महिला, ये पहली महिला निकल कर सामने आएगी, जिसे लोग एक अलग तरीके से जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिया और सोनम के बाद रूबी ने निकल कर ऐसा-ऐसा कांड कर दिया। बहरहाल, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और अपने विचार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप जो भी अपने विचार देते हैं कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो इसे एक लाइक करिएगा, और चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विज़िट किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन समय पर मिल जाया करे, और आप किसी भी तरीके की किसी भी न्यूज़ अपडेटेड वीडियो से अलर्ट रहें और खुद को सेफ महसूस करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।